हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज के इस सेशन में हम 30 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को पता है, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए, लास्ट नाइट 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है 12th फेल मूवी को। अगर आप एस्पिरेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। देखिएगा, विक्रांत मेसी यहाँ पर लीड रोल में है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बेस्ट मूवी का अवार्ड 12th फेल को दिया गया। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। 12th फेल, जिसने 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, ये विधु विनोद चोपड़ा की मूवी है। अब देखिए, अदर विनर की बात करें, अदर कैटेगरीज की बात करें, जो कि हमको पता होना चाहिए, तो बेस्ट फिल्म आपको अभी मैंने बताया 12th फेल को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया विधु विनोद चोपड़ा को, जिन्होंने 12th फेल को डायरेक्ट किया है। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड रणबीर कपूर को दिया गया एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल फीमेल का जो अवार्ड है आलिया भट्ट को दिया गया इनके मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना की है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ये जो मूवी थी ये ना तो हिट हो पाई थी, मतलब एवरेज रही थी, और आलिया भट्ट का इतना अच्छा उसमें काम भी नहीं था, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। तो ठीक है, पर दिया गया है तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया रणबीर कपूर को और फीमेल का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट, दोनों पति पत्नी की जोड़ी को। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड जोरम मूवी को दिया गया। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया विक्रांत मेसी को, जो कि 12th फेल में एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड रानी मुखर्जी, उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और शेफाली शाह को दिया गया 3 ऑफ अस मूवी के लिए। तो ये संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल का अवार्ड दिया गया विकी कौशल को डंकी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल अवार्ड दिया गया शबाना आजमी को। तो यहाँ पर सभी अवार्ड मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन हमारा बेस्ट फिल्म से था, तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल को। फिल्म फेयर अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। फिल्म फेयर मैगजीन इस पुरस्कारों की घोषणा हर साल करती है और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए, या फिर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन हैं? लास्ट सेशन में हमने इनको डिस्कस किया था, लेकिन ये तब ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस डबल में फाइनल में पहुंचे थे, तब हमने फाइनल की बात की थी। अब यहाँ पर जीत चुके हैं तो हम इनकी बात करेंगे। पहले आंसर ले लेते हैं, ये है रोहन बोपन्ना, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीती है और इसे जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में। कौन है? भारत के रोहन बोपन्ना। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया था, इसमें मेंस डबल के फाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जो जोड़ीदार थे ऑस्ट्रेलिया के साथी मैथ्यू एब्डेन ने इटली के सिमोन बोवेली और एंड्रिया वावासोरी को संयुक्त रूप से हराया, और इनको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी ने। और इस तरह से ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले ये विश्व के सबसे उम्र दराज, मतलब सबसे सीनियर खिलाड़ी बन गए हैं।
जब इन्होंने ये टाइटल जीता रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल का, तब इनकी उम्र 43 साल 329 दिन थी। रोहन बोपन्ना के पहले नीदरलैंड के खिलाड़ी जीन जूलियर रोजर के नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 40 साल 9 महीने की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीता था। तब ये सबसे उम्र दराज थे और अब ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भारत के रोहन बोपन्ना बन गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ ही ये WTA रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले भी सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ ही रोहन बोपन्ना WTA रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल और विमेंस सिंगल के विनर की, क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम में नो डाउट। तो मेंस सिंगल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीता यानिक सिनर ने। इटली के ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और विमेंस सिंगल का खिताब हमने बात की थी आरेना सबालेका ने जीता, जो कि बेलारूस की महिला टेनिस प्लेयर है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत 1905 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। याद रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के CM पद की शपथ ली? तो देखिए, बिहार के काफ़ी प्रसिद्ध नेता हैं नीतीश कुमार। इन्होंने हाल ही में बिहार में JDU से अपना गठबंधन तोड़ा और BJP से हाथ मिलाया। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फिर से बिहार के CM पद की शपथ ली है हाल ही में 9वीं बार। तो आंसर हो जाएगा आंसर C। बिहार के CM पद की शपथ नीतीश कुमार को बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने दिलवाई। ये JDU पार्टी के सदस्य हैं नीतीश कुमार। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। पहली बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे सन 2000 में। तब ये केवल 7 दिनों तक ही बिहार के CM के पद पर रहे थे और आगे चलकर दूसरी बार नवंबर 2005 में इन्होंने एक बार फिर से CM पद की शपथ ली बिहार राज्य में। और अब नीतीश कुमार ने बिहार के CM के रूप में 2024 में 9वीं बार शपथ ली है। बिहार के CM नीतीश कुमार को बनाया गया और बिहार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करती है। हाल ही में मध्य प्रदेश की हवलदार प्रीति रजक को भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नत किया गया और इसके बाद प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। कहाँ से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश राज्य से। खेलों में काफ़ी उपलब्धि रही है इनकी, जैसे ट्रैप शूटर के तौर पर दिसंबर 2022 तक ये भारतीय सेना की पुलिस कोर में शामिल हुई थी। और प्रीति रजक ने चीन के हांगजू में 19वें एशियाई खेलों में 2023 में ट्रैप महिला स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। इनके प्रदर्शन के कारण, खेलों में इनकी उपलब्धियों के कारण ही इन्हें अब सूबेदार के पद पर प्रमोट किया गया है। तो भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनने वाली प्रीति रजक मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक बिटिंग रिट्रीट समारोह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, रिपब्लिक डे की जो सेरेमनी होती है आप सभी जानते हैं कि उसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में बिटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन भी 29 जनवरी को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया गया। बिटिंग रिट्रीट 4 दिन तक चलने वाला रिपब्लिक डे समारोह है। यह सदियों पुरानी एक सैन्य परंपरा है फ्रेंड्स, जिसमें जो सैनिक होते थे पहले के समय में वो सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं करते थे, युद्ध नहीं करते थे। तो उन्हीं के सम्मान में 1950 के दशक में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने बिटिंग रिट्रीट की शुरुआत की थी और उसके बाद हर साल रिपब्लिक डे के समापन समारोह के रूप में बिटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि 4 दिवसीय समारोह है। 2024 में नई दिल्ली के विजय चौक पर बिटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास सदा तंसिक का आयोजन किया जा रहा है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक का आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य में किया जा रहा है। यह फर्स्ट एडिशन है फ्रेंड्स। 29 जनवरी को राजस्थान में शुरू हुआ और 10 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। किनके मध्य आयोजन होगा? तो ये भारत और सऊदी अरब की सेना है जिनके मध्य में पहला सदा तंसिक युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि आयोजन भारत के राजस्थान में किया जा रहा है। दोनों देशों की सेना के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, सैन्य गतिविधियां साझा करना, सैन्य उपकरणों को साझा करना, अनुभव साझा करना, इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो यह सदा तंसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा
अल मोहद अल हिंदी अभ्यास भी भारत और सऊदी अरब की नौसेना के मध्य में ही किया जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट एडिशन है तो इसके बारे में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, याद रखिएगा। सदातंसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के मध्य में जनवरी फरवरी माह में 2024 में भारत के राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद हाल ही में पद्मश्री विजेता डॉक्टर नित्यानंद का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो देखिए, डॉक्टर नित्यानंद की बात करें तो ये मेडिसिन रिसर्चर और एक साइंटिस्ट हैं। इन्हें साइंस के क्षेत्र में, मेडिसिन रिसर्च के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर नित्यानंद का निधन हो गया है। भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम दो हमारे दो का जो नारा था वो डॉक्टर नित्यानंद ने ही दिया था। देश की पहली गर्भ निरोधक गोली छाया की खोज भी नित्यानंद के द्वारा ही की गई थी। छाया देश की पहली गैर स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली थी, काफी फेमस हुई थी, काफी चलन में थी उस वक्त। तो ये डॉक्टर नित्यानंद है, ड्रग रिसर्चर हैं, जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और हाल ही में इनका निधन हो गया। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके बाद आइए, काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में दिव्यांश सिंह पवार ने कौन सा मेडल जीता? देखिए, पहले तो यहाँ पर यह नोट कर लीजिए कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में काहिरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, गोल्ड मेडल जीता है दिव्यांश सिंह पवार ने काहिरा में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इटली के डेनिलो डेनिस ने सिल्वर मेडल जीता और सर्बिया के निशानेबाज लजार कोवासेविक ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अब देखिए, इंडियन जो विनर रहे हमको केवल उन्हें याद रखना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में महिला वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत की सोनम उत्तम मस्कर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और इसी इवेंट में भारत में रिदम सागवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा दिव्यांश सिंह पवार से है, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस शूटिंग वर्ल्ड कप की बात करें तो 24 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया जा रहा है और जनवरी मंथ में यह इसका फर्स्ट चरण है, इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली मनाई गई। संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है फ्रेंड्स। देखिए, 2024 में डायमंड जुबली बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के 2024 में 75 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। तो आंसर मिल जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में भाग 5 में उल्लेखित है, आर्टिकल 124 में। अब देखिए, डिटेल जान लेते हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का हाल ही में नई दिल्ली में इनॉग्रेशन किया। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के अनुच्छेदों में उल्लेखित है। मतलब जजेस की नियुक्ति कैसे की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या क्या हैं, लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, ये सभी हमें इन आर्टिकल के बीच में देखने को मिल जाएगा। भाग 5 में भारत में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन 2 दिन बाद इसका इनॉग्रेशन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। तो यही ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट के गठन की डेट मानी जाती है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। 2024 में इसके 75 स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया गया, जो कि इसका गोल्डन जुबली है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसरो का उपग्रह इनसैट 3DS किससे संबंधित है? तो इसरो देखिए एक उपग्रह को लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है इनसैट 3DS। यह मौसम संबंधी उपग्रह होगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV F-14 के माध्यम से। भारत में मौसम संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करना, इन फ्यूचर अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसका पहले से पता लगाने के उद्देश्य से इनसैट 3DS को डिजाइन किया गया है। यहां पर हमें यह याद रखना चाहिए कि इसरो का पहला मौसम संबंधी उपग्रह कल्पना 1 था। 12 सितंबर 2002 को
ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और अब नेक्स्ट मंथ इनसैट 3DS को लॉन्च किया जाएगा GSLV F-14 के माध्यम से, जो कि इसरो का मौसम संबंधी उपग्रह है। यहाँ पर इसरो की बात करें, भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन के पद पर एस सोमनाथ है। सभी को याद रखिएगा, सारी डिटेल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए मैंने आपको सब क्लियर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 30 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में जुलाई मंथ के सभी वन लाइनर करंट अफेयर को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, 11 जुलाई 2023 को जारी गोल्डमैन सच के अनुपात के अनुसार भारत 2075 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है और भारत इस सूची में चौथे स्थान पर आता है। 12 जुलाई 2023 को भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। आगे 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम राज्य पहले स्थान पर रहा। 12 जुलाई 2023 को गुइलेन बेरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में। 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया। 13 जुलाई 2023 को 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत ने जीता है। 13 जुलाई 2023 को भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण ओडिशा राज्य में किया गया। और 13 जुलाई 2023 को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में 11 मेडल अपने नाम किए। ये सभी वन लाइनर करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है जुलाई मंथ से। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम को जापान की हॉकी टीम ने हराया, जिसकी वजह से वह पेरिस ओलंपिक 2024 में बाहर हो गई। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को अपनी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस निर्यात करने की योजना बनाई है। अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को प्रोडक्ट को GI टैग से 2024 में सम्मानित किया गया। यूनेस्को द्वारा मारे गए 6 मिलियन यहूदियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टार्टअप कृत्रिम AI साल 2024 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है। 2024 के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल का खिताब आर्यना सबालेका ने अपने नाम किया। इसके बाद आइए, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में इंडिया और UAE के मध्य में शुरू हुआ। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, कल शायद हमने सऊदी अरब डिस्कस कर लिया था, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और UAE के मध्य में किया जाता है। हाल ही में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का निधन हो गया। येलो बैंड डिसीज के कारण थाईलैंड के समुद्र तट से अत्यधिक मात्रा में कोरल नष्ट हो रहे हैं। और लास्ट देखिए, वीरता पुरस्कारों को उनके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में जमाना है। तो पहला है परमवीर चक्र, सेकंड अशोक चक्र, तीसरा महावीर चक्र, चौथा कीर्ति चक्र, पांचवा वीर चक्र और छठा है शौर्य चक्र। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे इसी सेशन से है। अगर आपने सेशन ध्यान से एंड तक देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाओगे। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।